यह सूर्य सिद्धांत का 90वां भाग है और त्रिप्रश्नाधिकार का आखिरी भाग। और त्रिप्रश्नाधिकार के 2 श्लोक अवशिष्ट हैं, 50 और 51। इन दोनों श्लोकों में सूर्य और लग्न के ज्ञात होने पर इष्टकाल का साधन बताया है आचार्य ने। और उन्हीं 2 विषयों को, यहाँ विषय 2 नहीं, एक ही विषय, उस विषय को जानने का प्रयास करते हैं आचार्य के वचनों से। भोग्यासून ओनकस्याथ भुक्तासून अधिकस्य च, भोग्यासून ओनकस्याथ भुक्तासून अधिकस्य च, संपिण्ड्यन्तरलग्नासून एवं स्यात् कालसाधनम्। संपिण्ड्यन्तरलग्नासून एवं स्यात् कालसाधनम्। सूर्यादूने निशाशेषे लग्नेऽर्कादधिके दिवा, सूर्यादूने निशाशेषे लग्नेऽर्कादधिके दिवा, भचक्रार्धयुताद्भानोरधिकेऽस्तमयात् परम्, भचक्रार्धयुताद्भानोरधिकेऽस्तमयात् परम्। हम जिस विषय का साधन करना चाह रहे हैं उसको एक बार यहाँ देखने का प्रयास करते हैं। यहाँ पृथ्वी दर्शाया गया है, पृथ्वी के चारों ओर यह कक्षावृत्त अर्थात राशि चक्र, जिसमें हमें राशियां दिखती हैं। और ये पूर्वापर सूत्र और ये दक्षिणोत्तर सूत्र। उसके बाद क्षितिज के ऊपर दिखाई देने वाले 6 राशियों का विभाजन इस प्रकार से दिखाया गया है। यह लग्न का बिंदु है, अर्थात पूर्व क्षितिज में जहाँ राशि चक्र मिला है वहाँ पर यह लग्न है अभीष्ट समय का। और अभीष्ट समय में सूर्य इस स्थान में भी हो सकता है जहाँ अभी दिखाया गया है, अथवा वो यहाँ से दूर इस स्थान में भी हो सकता है सूर्य। और वह सूर्य किसी अभीष्ट समय में यहाँ पर भी हो सकता है, और वह क्षितिज के नीचे इस स्थान पे भी हो सकता है। तो हम कुल मिलाकर यहाँ क्या करना चाह रहे हैं, यहाँ प्रथम स्थान में जहाँ सूर्य है वहाँ तक की जो दूरी है, जो इष्टकाल, उसको, अथवा ये जो दूरी है लग्न और सूर्य के बीच में, इस अंतर को, अथवा सूर्य के उस तीसरे स्थान में रहने पर ये जो दूरी लग्न और सूर्य के बीच की दूरी है, इस अंतर को, और यदि क्षितिज के नीचे जो सूर्य दिखाया गया है वहां पर रहने पर उस दूरी को, माने इस अंतर को जानने का प्रयास यहाँ पर आचार्य बताया है, जिसमें हम पिछले भाग में लग्न साधन किए हुए थे। अब एक एक श्लोक को समझने का प्रयास करते हैं। भोग्यासून ओनकस्याथ भुक्तासून अधिकस्य च। यदि इसका हम पदच्छेद करते हैं तो भोग्यासून ओनकस्य अध भुक्तासून अधिकस्य च, और इसको समन्वय करने की प्रयास करते हैं तो अध ओनकस्य भोग्यासून अधिकस्य भुक्तासून च, यानी यहाँ पर जो कम है उसका भोग्यासुओं को और जो अधिक है उसके भुक्तासुओं को लेकर संपिंड्यंतर लग्नासून एवं स्यात् काल साधनम। यहाँ कह रहे हैं संपिंड्य अंतर लग्नासून एवं स्यात् काल साधनम। संपिंड्य का अर्थ है पिंड यानी एकत्रित करना, यानी जोड़ना। किन किन को पहले जो बताए हैं उनको, और अंतर लग्नासून, उन दोनों के बीच के अंतर में जो लग्न हैं, जो राशियां हैं, उनके अशुओं को संपिंड्या जोड़ने पर क्या होगा, काल साधनम स्यात्, वह काल साधन होगा। अब इन श्लोकों में जो आचार्य बता रहे हैं, जो ऊन हैं उसके भोग्यासुओं को, जो अधिक हैं उनके भुक्तासुओं को जोड़ने की जो बात बता रहे हैं, उसको यहाँ पर इस चित्र में देखने का प्रयास करते हैं। यह राशि चक्र, और इसमें एक जगह में सूर्य है और दूसरे जगह में
जो बिंदी बना है दूसरे स्थान में वह लग्न है, उन दोनों का अंतर हमें समझना है। तो यहाँ कम कौन है, तो वो सूर्य हैं। कम क्यों जानना है हमें, क्योंकि भुक्तासून भोग्यासून ऊनकस्य भुक्तासून अधिकस्य जो बताए हैं उसको दर्शाने के लिए यहाँ पर राशियों की स्थिति दिखाए हैं, क्योंकि मेष के बाद वृष उदित होगा, वृष के बाद मिथुन, इस तरीके से चलता रहेगा। यहाँ पर जो कम है सूर्य, उसके हम भोग्यासुओं को लिए हैं। सूर्य के जो भोग्यासु हैं वहां पर एक हमने लाल रेखा खींचे हैं। उसी तरह जो अधिक हैं, जो लग्न, उसका एक नीली रेखा दिखाए हैं वहां पर भोग्यासु भुक्तासुओं को। और इन दोनों के बीच के अंतर लग्नासु जो एक एक करके हम जोड़ते जाएंगे, उनको यहाँ पर बाण में दिखाया हुआ है। और इन सबको जोड़ने के बाद जो आएगा वह इष्टकाल होगा। अर्थात ये सारे सूर्य से लेके उस लग्न तक जो सारे जो रेखाएं हैं, वो पूरा काल, वह पूरा समय हमारा इष्टकाल होगा। अगले श्लोक में आचार्य बता रहे हैं, सूर्यादूने निशाशेषे लग्नेर्काद अधिके दिवा। यहाँ पर भी बहुत ध्यान से देखने की आवश्यकता है। सूर्यादूने लग्ने, सूर्य से कम लग्न होने पर निशाशेषे कालः, माने वह रात्रि का समय होगा। सूर्याद अधिके अर्काद अधिके लग्ने, यदि सूर्य से ज्यादा लग्न होगा तो वह दिवा, दिन का समय होगा। यह आचार्य कह रहे हैं। यहाँ भ्रम नहीं पालना है। आचार्य के वचनों को हम सीधे सीधे देखेंगे तो वो अशुद्ध नजर आता है, किंतु उस भ्रम को दूर करने के लिए आचार्य इस श्लोक का जो दूसरी पंक्ति बनाए हैं, सूर्यादूने निशाशेषे लग्ने अर्काद अधिके दिवा, लग्ने सूर्यादूने निशाशेषे कालः जन्मवा। अब यहाँ पर दूसरा वाक्य क्या है, भचक्रार्धयुतात् भानोः अधिके अस्तमयात् परम। भचक्रार्धयुतात्, भचक्रार्ध यानी 6 राशि, भचक्रार्धयुतात् भानोः, सूर्य में 6 राशि जोड़ने पर जो मान आएगा, तद अधिके, उससे अधिक यदि लग्न है तो अस्तमयात् परम, अस्तमय के बाद का वह समय होगा। तो ये महत्वपूर्ण बात है। इस महत्वपूर्ण बात को हमको इसके पहले की बात में अन्वय करना होगा। अन्वय नहीं करने पर इस श्लोक का अर्थ हमें उल्टा ही नजर आता है। उसका कारण आगे एक चित्र दिखा के समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर इन पंक्तियों में बहुत स्पष्ट कहा हुआ है, भचक्रार्धयुतात् भानोः अधिके लग्ने अस्तमयात् परम कालः जन्मवा। काल समझना है अथवा जन्म उस समय का समझना है। यहाँ पर बहुत स्पष्ट है, सूर्य से अधिक लग्न है। सूर्य मेष में है, लग्न कुंभ में है, किंतु ये रात्रि के समय का यह जन्म है। जबकि वहां पर श्लोक के आधार पर यदि देखें तो यह दिन का लग्न जन्म होना चाहिए। अर्थात आचार्य इसमें गलत बोले हैं अथवा यह अशुद्ध छपा है, हम नहीं कह सकते हैं। इसलिए वहां की द्वितीय पंक्ति में आचार्य बता रहे हैं कि सूर्य में 6 राशि जोड़ने पर, यहाँ सूर्य मेष में है, वहां से 6 राशि जोड़ेंगे तुला, तो तुला के बाद के समय में, तुला के बाद का वह लग्न है, इसलिए वह अस्तमयात परम, यानी सूर्य के अस्तमय के बाद, माने सूर्यास्तमय के बाद के समय का वह स्पष्ट हो जाएगा। अर्थात वहां पर सूर्य से अधिक लग्न होने पर रात्रि का होना चाहिए वाली बात यहाँ पर समाप्त हो गई। उदाहरण के लिए यहाँ पर देखिए, यदि मेष में सूर्य हैं और मेष में ही लग्न है तो यहाँ ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सूर्योदय काल का ही वह जन्म है। और मेष में लग्न है और वृष में सूर्य है, मेष में सूर्य है और वृष में लग्न है, तो यहाँ पर भी अधिक ही लग्न है और उस स्थिति में भी वह रात्रि का ही
जन्म होगा, किंतु श्लोक के अनुसार वह विपरीत हो जाएगा। यहाँ मेष में सूर्य और मिथुन में लग्न, तो उस स्थिति में भी वह रात्रि का जन्म, और इस प्रकार से क्रम से एक एक करके चलते हैं। मेष और कर्क, मेष का सूर्य और कर्क का लग्न, और मेष का लग्न, मेष का सूर्य और सिंह का लग्न। इसी प्रकार मेष का सूर्य और कन्या का लग्न। यहां तक ये रात्रि काल का हो गया। और मेष का सूर्य और तुला का लग्न, कन्या के बाद तुला का लग्न। जब तुला का लग्न जब आएगा तो ये आमने सामने हो गए सूर्य और लग्न, यानी वो सूर्यास्तमय काल का हो गया। फिर इसके बाद जो भी होंगे, जैसे ये तुला के पास यहाँ पर भचक्रार्धयुत हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर इस प्रकार से दर्शाया है। फिर मेष के बाद वृश्चिक इत्यादि जितने में भी चलेंगे, यहाँ पर श्लोक स्वतः घटित होने लगेगा। यहाँ तुला के बाद यह ध्यान देना है कि अर्काद अधिके दिवा, ये जो बात है यहाँ पर ये स्पष्ट घटित होता चलेगा। अर्थात वहाँ पर जो श्लोक, अर्थात 51वां जो श्लोक आचार्य बताए हैं, वहाँ पर यदि सूर्य से कम लग्न हो तो वह रात्रि का है, तो वो उसी स्थिति में है कि जो वो सूर्यास्त से पहले का हो, अर्थात भचक्रार्धयुत सूर्य से कम हो उस स्थिति में। इस बात को ध्यान में रखना होगा। आचार्य श्लोक बहुत मर्म के साथ बताए हैं, और यह श्लोक है 51वां त्रिप्रश्नाधिकार का, और इसी के साथ ही त्रिप्रश्नाधिकार समाप्त हो गया है। फिर मिलते हैं अगले भाग में।